नमस्कार भाइयों, मैं रामकुमार पारासर आज अपनी जीएस की क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ से देखना है, देखिए इससे पहले हमने देख लिया ये चट्टानें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उनका निर्माण किस तरीके से होता है। आज हम वहीं से देखते हैं। देखिए चट्टान हमने देखा, ये चट्टान कितने प्रकार की थी? 3 की। पहली थी आग्नेय, दूसरी थी अवसादी, तीसरी थी अपनी कायांतरित। कायांतरित या इसको बोलते हैं रूपांतरित। तो यहाँ देखना है, जहाँ ये जो आग्नेय चट्टान है, ये चट्टान विश्व की सबसे प्राचीन चट्टान है। इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता था। प्राथमिक शैल, ये वाली जो आग्नेय चट्टान है, इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। ज्वालामुखी क्रिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो आपकी आग्नेय चट्टान है, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। ज्वालामुखी के द्वारा जो धरातल के अंदर का या पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा होता है वो बाहर आता है और धरातल पर या धरातल के अंदर जमा होता है। उससे जो चट्टान बनती है वो अपनी होती थी आग्नेय चट्टान। इसके हमने उदाहरण भी देखे थे, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिचस्टोन, ग्रेब्रो, डायोलाइट। इस तरीके से इसके हमने उदाहरण देखे, लेकोलिट, शेलडाइट, मैकोलिट, बेथोलिट इत्यादि। यहाँ से देखना है आज हम अपना अगला ये चट्टान जिसका नाम है अवसादी चट्टान। दूसरी वाली अवसादी चट्टान या इसको बोलते हैं परतदार चट्टान। परतदार चट्टान। तो यहाँ देखते हैं हमको, जहाँ हमने देखा कि जो आग्नेय शैल है इसका जो निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है, वही देखिए जो अवसादी शैल होती है इसका जो निर्माण होता है वो होता है अनच्छादन के द्वारा। अनच्छादन क्रिया के द्वारा। अनच्छादन आपके होते ही भौतिक अपवर्तन, रासायनिक अपवर्तन, अपक्षय, ये सभी तथ्य के। यहाँ देखना है कि अवसादी चट्टान होती है, ये चट्टान इसको हम द्वितीय शैल भी कहते हैं। ये चट्टान होती है, इसमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं तथा इस चट्टान में परत पाई जाती है। जैसे इसके उदाहरण है, उदाहरण देखना है जो अवसादी शैलों के उदाहरण होते हैं वो है आपके सैल, चौक, बालू पत्थर, कोयला देख सकते हैं। यहाँ जो सेल है, चाक है, बालू पत्थर है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सभी किसके उदाहरण है? अवसादी या परतदार चट्टान के। अब यहाँ से देखना है, देखिए अगली होती है अपनी कायांतरित सेल।
या रूपांतरित सेल। तो यहाँ देखना है ये जो आग्नेय सेल है और ये अपनी अवसादी सेल, इन सेलों में दाब और ताप के फलस्वरूप, दाब व ताप के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के द्वारा जिस नई चट्टान का निर्माण होता है उस चट्टान को बोलते हैं हम कायांतरित चट्टान। तो यहाँ देख सकते हैं इसको, ये जो कायांतरित चट्टान है इसका जो निर्माण होता है वो होता है अधिक दाब और तापमान के फलस्वरूप, अधिक दाब और तापमान के फलस्वरूप। तो देखिए यहाँ से देखना है ये जो चट्टान होती है वो आग्नेय और अवसादी चट्टान के रूप बदलने के कारण, बनती है। जैसे इसके उदाहरण होते हैं, जैसे ग्रेनाइट चट्टान है, अगर ये जो ग्रेनाइट चट्टान है इसका जो ताप दाब के फलस्वरूप रूप बदलेगा तो इसका रूप बदल कर आएगा, जैसे देखिए नीस, बैसाल्ट अपनी उसका हो जाएगा शिस्ट, और अपनी जो डायोलाइट है इसका बदल जाएगा रूप, डायोलाइट का बदल के आएगा संगमरमर। तो देखिए इस तरीके से हम कह सकते हैं नीस, शिस्ट, संगमरमर, सिलेट, ये सभी आपके कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। क्वार्टजाइट, ये सभी आपकी एक रूपांतरित या परतदार चट्टानें हैं। ये जो क्वार्टजाइट है इसका निर्माण होता है बालू, जो अपना अवसादी सेल है, बालू पत्थर का रूप बदलता है वो क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। सेल है ये स्लेट में परिवर्तित होती है। चौक है ये आपका परिवर्तित होता है संगमरमर में, और जो कोयला है और वो आपका बदल जाता है हीरा में। ये सभी जो चट्टान है वो किस प्रकार की चट्टान है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ देख सकते हैं हम ग्रेनाइट, बोसाल्ट, पिचस्टोन, गैब्रो, डायोलाइट, ये सभी चट्टानें आपकी आग्नेय चट्टान है, तथा सेल, चौक, बालू पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल, ये सभी प्रकार के अवसादी चट्टान। इसके साथ ही साथ नीस, शिस्ट, संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट और हीरा, ये सब परतदार नहीं, ये सब आपके अवसादी सेल के, यहाँ अवसादी नहीं कायांतरित या रूपांतरित सेल के उदाहरण है। इसके साथ ही ये अपना जो चट्टान वाला जो अध्याय है वो समाप्त होता है। इसके साथ हम जो अगला जो आज का टॉपिक है उसको देखते हैं। देखिए अपना जो अगला टॉपिक है वो है धरातल पर रूप बदलने वाले कारक, रूप बदलने वाले कारक। इस वाले में देखेंगे धरातल पर रूप बदलने वाले कारक। यहाँ से देखिए हमने इससे पहले अब तक देखा है पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, और पृथ्वी पर ये जो प्रथम श्रेणी के भूआकार थे वो भी आपके बन गए प्रथम श्रेणी के भूआकार। ये अपना स्तर या महाद्वीप और महासागर,
और हमने देखा इसके बाद जो द्वितीय श्रेणी के भूभागार थे, पर्वत, पठार, मैदान, ये तो यही देखना है जो धरातल है इस पर ये पर्वत, पठार और ये जो मैदान किसके द्वारा बनते हैं, या ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो इन महाद्वीपों महासागरों को प्रभावित करती हैं, जिनके फलस्वरूप ये धरातल पर ये स्थलाकृतियां बनती हैं, उन कारकों को हम यहाँ देखेंगे। देखिए धरातल पर रूप बदलने वाले कारकों को हम दो वर्गों में बांटते हैं। ये जो कारक है रूप बदलने वाले, इन कारकों को हम दो वर्गों में बांटते हैं। देखिए पहला वाला आ जाता है, पहला वाला देखना है जिसको बोलते हैं अंतर्जातीय, अंतर्जातीय बल, और दूसरा बनता है जो धरातल को प्रभावित करने वाला है बहिर्जातीय बल, अंतर्जातीय या बहिर्जातीय बल। तो यहां से देखना है हमको, ये जो अंतर्जातीय बल होता है, ये जो अंतर्जातीय बल है वो है धरातल को अंदर से प्रभावित करता है, तथा बहिर्जातीय बल है जो धरातल को ऊपर से प्रभावित करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो अंतर्जातीय बल होता है, इस अंतर्जातीय बल को हम आकस्मिक बल, आकस्मिक बल या अल्पकालीन, या तो कहिए इसको अंतर्जातीय बल, या कहिए आकस्मिक बल, या इसको हम बोल सकते हैं अल्पकालीन बल, अल्पकालीन बल। देखिए जो बहिर्जातीय होते हैं इनको बोलते हैं दीर्घकालीन बल, दीर्घकालीन बल। यहां देखिए ये जो अंतर्जातीय बल या आकस्मिक बल या अल्पकालीन बल होते हैं, ये धरातल को कुछ ही सेकंडों में प्रभावित कर देते हैं। देखिए परिभाषा में देख सकते हैं कि वे बल जो धरातल को अंदर से प्रभावित करें, उन बलों को हम बोलते हैं अंतर्जातीय या आकस्मिक बल। देखिए ये जो अंतर्जातीय, आकस्मिक या अल्पकालीन बल है, इन बलों को हम पुनः दो वर्गों में बांटते हैं। इन बलों को या कहिए ये बल आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, और दूसरा होता है अपना भूकंप। तो हम यहां देख सकते हैं कि ये जो अंतर्जातीय या आकस्मिक या अल्पकालीन बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है अपना ज्वालामुखी और दूसरा है भूकंप। जबकि इसके विपरीत हमको देखना है जो बहिर्जातीय बल होते हैं या ये दीर्घकालीन बल होते हैं, इन बलों को हम दो वर्गों में बांटते हैं। इन बलों को भी हम दो वर्गों में बांटते हैं। पहला होता है महाद्वीप निर्माणकारी, महाद्वीप निर्माणकारी बल, और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी, पर्वत निर्माणकारी बल। यहां देखिए जहां हमने देखा जो आंतरिक बल होते हैं वो ज्वालामुखी, भूकंप होते हैं, वहीं जो दीर्घकालीन बल होते हैं वो महाद्वीप और पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। ये जो महाद्वीप निर्माणकारी बल होते हैं इनको पुनः दो वर्गों में बांटा जाता है। महाद्वीप निर्माणकारी बलों को पुनः दो वर्गों में बांटते हैं। पहला रहता है उन्मंजन, उन्मंजन, और दूसरा रहता है निमंजन, या इनको हम बोलते हैं ऊपरमुखी, ऊपरमुखी बल, और इसको बोलते हैं अधोमुखी बल, ऊपरमुखी या अधोमुखी बल। जबकि
इसके बाद जो पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं, इन बलों को भी दो वर्गों में रखा जाता है। पहला रहता है तनाव और दूसरा अपना आता है संपीड़न। संपीड़न, तनाव देखिए जिसको बोलते हैं घर्षण, और संपीड़न होता है जिसको बोलते हैं हम बलन। तो देखिए यहाँ से देखने हमने देखा कि बल कौन कौन से होते हैं, अंतर्जातीय और बहिर्जातीय। अंतर्जातीय में हम पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार की होती है और इसके द्वारा धरातल किस तरीके से प्रभावित होता है, तथा भूकंप क्या होते हैं, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, इसकी कौन कौन सी तरंगें होती हैं, इनका निर्माण कहाँ से होता है। और उसी प्रकार जो बहिर्जातीय होते हैं, बहिर्जातीय बल कहिए दीर्घकालिक, जो धरातल को लंबे समय में प्रभावित करते हैं, इनको भी हमने दो वर्गों में रखा, महाद्वीप निर्माणकारी और पर्वत निर्माणकारी। इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ अंतर्जातीय आकस्मिक बलों में ज्वालामुखी को। देखिए तो हम सबसे पहले इन बलों को देखेंगे, अंतर्जातीय या ये वाले बल आकस्मिक अल्पकालीन। देखिए इनका मतलब है कि ये धरातल को कुछ ही सेकंडों में प्रभावित कर देते हैं। इनमें पहला आता है अपना ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, तो देखिए ज्वालामुखी क्या होता है, इसको हम देखेंगे कि ये जो अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की देखिए इस तरीके से ये परतें हैं। हमने देखा जो अपनी पृथ्वी है उसकी परतें हैं, अलग ये परत हो गई, इसके बाद ये अलग हो गई और ये अपनी अलग हो गई। देखिए ये अपना है भूक्रोड। तो इस भूक्रोड में यहाँ पर तरल पदार्थ रहता है, या कहीं जो पदार्थ द्रव अवस्था में, इस पदार्थ को यहाँ पर बोलते हैं मैग्मा, इसको बोलते हैं मैग्मा। अब देखिए यहाँ पर जो भी कारक है ज्वालामुखी आने के, उनमें देखिए हम देख सकते हैं कि ज्वालामुखी आने के कारण होते हैं। इनमें तुम्हारा ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, विवर्तनिक शक्तियां हो सकती हैं, विवर्तनिक शक्तियां हो सकती हैं आदि। तो देखिए यहाँ इन सभी कारणों के द्वारा जब ये धरातल का मैग्मा, ये जो धरातल का मैग्मा है वो गर्म हो जाता है। गर्म होकर जब ये इन चट्टानों को तोड़ता हुआ, ऐसे चट्टानों को तोड़ता हुआ इस तरीके से धरातल पर बाहर निकलता है, ऐसे इन चट्टानों को तोड़ता हुआ धरातल पर क्या निकलेगा, ये बाहर निकलेगा चट्टानों के द्वारा, ऐसे गर्म होकर इस तरीके से धरातल पर बाहर निकलेगा ये ऐसे। इस प्रकार यहाँ पर जो धरातल पर निकलता है तो धरातल पर ये विनाशकारी हलचल पैदा कर देता है। इसी क्रिया को हम बोलते हैं ज्वालामुखी। यहाँ से देखना है जब ये जो तरल पदार्थ होता है उसको धरातल के अंदर मैग्मा बोलते हैं, वहीं जब ये तरल पदार्थ या कहीं मैग्मा धरातल के बाहर आता है, बाहर आकर यहाँ जमा हो जाता है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लावा। तो देख सकते हैं हम जब धरातल के अंदर उसी तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है, उसी को धरातल के बाहर हम बोलते हैं लावा। और यहाँ विभिन्न प्रकार की चट्टानों का निर्माण भी होता है। अब देखना है, देखिए ये जो मुख होता है जहाँ से ये उद्गार होते हैं, इस मुख को बोला जाता है क्रेटर। क्रेटर बोल लीजिए या इसको बोल लो विवर, क्रेटर या विवर। तो हम देख सकते हैं कि ज्वालामुखी का वह मुख जहां से उद्गार होते हैं उस मुख को हम क्या कहते हैं, क्रेटर। जब ये धीरे धीरे ये जो क्रेटर है वो अपना बड़ा रूप ग्रहण कर लेता है, तो इस बड़े रूप को ही हम बोलते हैं कालडेरा। कालडेरा, तो यहाँ देख सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं क्रेटर का बड़ा रूप या विवर का जो बड़ा रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, कालडेरा। और ये हमको देखना है, देखिए ये जो मैग्मा
के अंदर, लावा धरातल के बाहर। इसके साथ ही साथ इसमें देखिए एक होती है ज्वालामुखी पंख, एक बनता है आपका ज्वालामुखी पंख। देखिए ये जो ज्वालामुखी पंख क्या होते हैं, तो इसको हम देख सकते हैं कि जो धरातल के अंदर से जो मैग्मा आता है, जो बाहर बड़े बड़े शिलाखंडों के रूप में जमा होता है, बड़े बड़े शिलाखंड, बड़े बड़े शिलाखंडों में जमा होता है, तो उन बड़े बड़े शिलाखंडों को हम बोलते हैं ज्वालामुखी पंख। जैसे बड़े रूप में इस तरीके से जमा होगा तो इनको क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी पंख। इसके बाद देखिए एक आता है लेटली, लेटली बोलते हैं, लेटली हमको लिखना है। ये जो लेटली होते हैं, ये जो ज्वालामुखी पंख होते हैं इनसे थोड़े छोटे होते हैं। यहाँ कह सकते हैं, देख सकते हैं कि जब ये शिलाखंड या बोलेंगे जब ये जो मैग्मा है जो धरातल पर एक मटर के बीज के समान, मटर के बीज के समान समान जमा होता है, या कह सकते हैं विशाल खंडों को ज्वालामुखी पंख, वहीं इसके जो शिलाखंड है वो बीज के मटर के बीज के समान होते हैं, उन्हें बोलते हैं लेटली। इसके बाद प्यूमिक, प्यूमिक, प्यूमिक बोलते हैं। ये वो पदार्थ होते हैं प्यूमिक जिनका घनत्व जल से भी कम होता है, जिनका घनत्व क्या होता है, जल से भी कम। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि जल में भी तैर सकते हैं। जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा पदार्थ निकलते हैं उनमें वे तत्व जो या वे पदार्थ जो जल में भी तैर सकते हैं, उन पदार्थों को बोलते हैं प्यूमिक। इसके बाद देखना है अगला आता है राख। राख देखिए प्यूमिक से भी छोटे, या कह सकते हैं जो रेत निकलता है, जो रेत निकलता है इस क्रिया के दौरान उसको बोलते हैं राख। तो यहाँ हमने देखा कि लावा क्या होता है, मैग्मा क्या है, क्रेटर क्या है, कार्डेरा क्या है, और ज्वालामुखी पंख कौन से होते हैं। जहाँ बड़े बड़े खंड ज्वालामुखी पंख, ज्वालामुखी पंख कौन से छोटे जिनको बोलते हैं लेटली, इनसे छोटे प्यूमिक जिनका घनत्व जल से भी कम है, और इससे भी जो बाहरी कण होते हैं उनको बोलते हैं हम रेत या राख। तो यहाँ से देखना है देखिए ज्वालामुखी कारण देखिए ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है। अब देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार देखिए ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, इसी को बोल देते हैं जागृत, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। पहला प्रकार। दूसरा होता है सुषुप्त, सुषुप्त ज्वालामुखी, इसको प्रसुप्त भी बोलते हैं, सुषुप्त या प्रसुप्त। अगला होता है शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, इसको मृत ज्वालामुखी भी बोलते हैं, शांत या मृत ज्वालामुखी। इस प्रकार हम देख सकते हैं जो ज्वालामुखी की टाइप होती है वो 3 प्रकार की है, सक्रिय, सुषुप्त और शांत। तो यहाँ देखना है कि सक्रिय ज्वालामुखी होती है वो कौन सी होती है। देखिए सक्रिय या जागृत, यहाँ देखना है कि वह ज्वालामुखी जो सक्रिय होती है, क्रियाशील होती है,
या कहिए तो कभी जिसमें उद्गार बंद नहीं होते उसको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए जिस ज्वालामुखी क्रिया में उद्गार हमेशा आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं, उस ज्वालामुखी को बोलते हैं हम सक्रिय ज्वालामुखी। जो कभी न समाप्त होती है, हमेशा उसमें निकलता रहता है, उद्गार आते रहते हैं। देखिए इसके उदाहरण है वो देखना है जहाँ से पेपर में आता है। देखिए पहला है अपना उदाहरण इसके इटली की एटना नाम की ज्वालामुखी किस प्रकार की है? सक्रिय ज्वालामुखी। मध्य सागर, भूमध्य सागर की है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। देखिए ये जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, प्रकाश स्तंभ। तो यहाँ से आता है कि ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, तो बोलते हैं हम स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। जो भूमध्य सागर में आपका एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है लेपाली द्वीप। तो यहाँ देख सकते हैं जो भूमध्य सागर के लेपाली द्वीप पर जो ज्वालामुखी आती है वो स्ट्राम्बोली है, और इस स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसके बाद अर्जेंटीना व पेरू। तो यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी आती है जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो। ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपकी आती है अर्जेंटीना और पेरू देश की सीमा पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ से देखना है ये जो ज्वालामुखी है, ये जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। तो यहाँ देख सकते हैं ओजस डेल सलाडो, ये जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है वो आपकी अर्जेंटीना और पेरू देशों में है। इसके बाद अगला उदाहरण आता है इक्वाडोर की आती है इक्वाडोर की कोटापेक्सी। ये भी आपकी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये विश्व की सबसे, कह सकते हैं विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इक्वाडोर है वो तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जबकि जो ओजस डेल सलाडो है ये जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। और यहाँ से देख सकते हैं अपने देश में भारत में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अंडमान की है अपनी बरेन ज्वालामुखी। जो बरेन ज्वालामुखी है वो भी आपकी ज्वालामुखी कैसी है? सक्रिय जागृत ज्वालामुखी। यहाँ से देखना है ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है क्या होती है, ये कितने प्रकार की कौन सी है। हालांकि सक्रिय ज्वालामुखी की खोज अब तक 500 हो चुकी है, पर हमें 500 नहीं देखना है, केवल जो मोस्ट है वही हमको देखनी है। कौन सी है, कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सा ऊंचा पर्वत है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसके बाद अगला हम देखेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी।
अगला है सुषुप्त ज्वालामुखी। देखिए हमने देखा कि जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है उसमें हमेशा उद्गार आते रहते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ उद्गार आ जाते हैं। यहाँ एक बार उद्गार आते हैं, एक बार उद्गार होते हैं, फिर कुछ समय के लिए, फिर कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं और फिर आने लगते हैं। यहाँ देखिए ज्वालामुखी आते हैं, शांत हो जाते हैं और फिर आने लगते हैं, तो उस ज्वालामुखी को हम बोलते हैं सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसमें देखना है, इसमें देखिए इसका उदाहरण है इटली की विसुवियस, ये आपकी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। जापान की फ्यूजियामा, जापान की फ्यूजियामा, ये भी आपकी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और अपना अंडमान की नाहरकोंडम में अपनी सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और है इंडोनेशिया की क्राकापोआ, ये सब आपकी किस प्रकार की ज्वालामुखी है, सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो हमने देखा जहां सक्रिय ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं, वहीं सुषुप्त ज्वालामुखी में एक बार होते हैं, फिर कुछ समय के लिए शांत होते हैं, फिर होते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, फिर होते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार की बनती है ज्वालामुखी होती है सुषुप्त ज्वालामुखी। इसके बाद देखेंगे मृत या शांत ज्वालामुखी। मृत या शांत ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। तो देखिए ये जो मृत ज्वालामुखी होती है, जो पहले कभी आई होगी, देख सकते हैं जो पहले कभी आए और फिर समाप्त हो जाए और उसकी आने की संभावना भी बिल्कुल समाप्त हो जाए, उस ज्वालामुखी को बोलते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी। ये जो ज्वालामुखी होती है, जो सबसे खतरनाक ज्वालामुखी होती है, सबसे खतरनाक या विनाशकारी ज्वालामुखी होती है, वो होती है मृत या शांत ज्वालामुखी। इसका देखना है, जैसे आपकी है बर्मा की पोपा, जो माउंट पोपा ज्वालामुखी है, वो आपकी मृत या शांत ज्वालामुखी है। ईरान की देखिए, ईरान की देवबंद कोह सुल्तान, ये सभी आपकी मृत या शांत ज्वालामुखी है, जो भूत में कभी आई थी और फिर उसके बाद अब तक वो आई नहीं, हमेशा उसमें उद्गार शांत है, वो ज्वालामुखी आपकी मृत या शांत ज्वालामुखी होती है। अब इसके बाद देखना है, हमने देख लिया ज्वालामुखी का कारण, प्रकार, उसकी जो भी शब्दावली है कि लैटिन क्या होते हैं, पंख क्या होते हैं, लावा क्या होता है, मैग्मा क्या है। अब देखना है ये जो ज्वालामुखी का क्षेत्र है वो किस तरीके से है, कहाँ पर सबसे अधिक आती है। देखिए विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी, विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी पर प्रशांत महासागर की पेटी में, पर प्रशांत महासागर की पेटी में आती है। इस
ज्वालामुखी का वलय, अग्नि वलय भी कहते हैं। पेपर में आए कि ज्वालामुखी का अग्नि वलय किस पेटी को कहा जाता है, तो अग्नि वलय बोलते हैं पर प्रशांत महासागर की पेटी को, क्योंकि यहाँ पर एक रिंग बनती है। देखिए वही अपना इस तरीके से यहाँ ये जो दक्षिणी अमेरिका का है ये, इसके बाद ये अपना उत्तरी अमेरिका का है यहाँ, और इधर अपनी जो ऑस्ट्रेलिया बन जाती है, यहाँ अपना जो एशिया है ये एशिया वाला ये क्षेत्र। तो यहाँ पर जो ये जो रिंग बनती है इसको बोलते हैं पर प्रशांत महासागर की पेटी। यहाँ पर जो प्रशांत महासागर है, अब यहाँ जो ज्वालामुखी आते हैं 10,000 ज्वालामुखी आती यहाँ बनती है। जापान है, फुजियामा ये ज्वालामुखी है, अपना इंडोनेशिया क्राकातोआ है, और ये इक्वाडोर है, चिली है, ये सभी यहाँ पर जो ज्वालामुखी बनती है, जो पेटी बनेगी उसको ही बोलते हैं पर प्रशांत महासागर की पेटी। अब इसके बाद देखना है तो देखिए जो पेटी बनती है सबसे अधिक पर प्रशांत महासागर की पेटी में आती है। उसके बाद मध्य अटलांटिक पेटी है, मध्य अटलांटिक महासागर की पेटी, उसमें भी आपके ज्वालामुखी क्रियाएं की रहती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं भूकंप कि भूकंप क्या होते हैं। दूसरा देखिए भूकंप, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो भूकंप है ये भी आपका किस प्रकार का बल है, अंतर्जातीय। ये भी आपका अंतर्जातीय बल है। ये जो भूकंप है, ये जो भूकंप आने के कारण भी वही आपके ज्वालामुखी क्रिया हो सकती है। आने के जो कारण होते हैं, कारण है कि ज्वाला मुखी क्रिया होती है, और प्लेटों का खिसकना, प्लेटों का या कहिए प्लेट विवर्तनिक क्रिया, प्लेट विवर्तनिक क्रिया। तो देखिए यहाँ से देखना है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी आपके भूकंप आते हैं, और विशेष तौर पर प्लेट विवर्तनिक क्रिया के द्वारा। ये जो हमने देखा था पहले जहाँ पर महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति पड़ी थी, प्लेट विवर्तनिक क्रिया किसके सिद्धांत थे या क्या कहानी थी यहाँ पर। तो देखिए हमने देखा कि यहाँ पर प्लेट कितनी प्रकार की होती थी, क्रिया करती थी। वो पहली होती थी देखिए अपसारी क्रिया, अपसारी क्रिया, दूसरी होती थी अभिसारी क्रिया, और तीसरी अपनी होती थी समांतर क्रिया। देखिए याद है कैसे होता था, ये हमने देखा था पृथ्वी की 3 परतें थी, सियासमा निफे। ये जो यहाँ पर 30 किलोमीटर तक जो जिसको बोलते थे क्रेस्ट, उसके बाद ये ध्रुवल मंडल था। तो यहाँ पर ये जो ध्रुवल मंडल है, ये जो एक प्लास्टिक अवस्था में ये जो ध्रुवल मंडल, ये ऊपरी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल और क्रस्ट का निचली क्रस्ट के क्रस्ट वाला भाग, जिसको बोलते हैं ध्रुवल मंडल, ध्रुवल मंडल। ये जो है प्लास्टिक अवस्था में था, और जाकर इसके ऊपर ये जो पूरा का पूरा स्थलखंड था। तो कह सकते हैं हमको दिखाई देता है कि इसमें तैरता हुआ नजर आता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर प्लेटें थी। पहले हमने देखा ये जो 7 प्लेटें बनी इस तरीके से, प्रशांत महासागर की, एशिया की, यूरोप की, ये सभी प्लेटें थी, वो क्या तैर रही है। तो यहाँ देखने क्रिया कितनी होती है, 3 प्रकार की, अपसारी, अभिसारी और समांतर। देखिए जब ये दोनों प्लेटें, एक प्लेट 2 प्लेट, यहाँ पर देखिए एक प्लेट हो गई है, ये दूसरी प्लेट हो गई। एक प्लेट और दूसरी प्लेट जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है इस तरीके से, या जिसको बोलते हैं हम भ्रंशन, तनाव की क्रिया, तनाव होती है, इस प्रकार एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगी ये प्लेटें। इसके कारण भी आपके क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। अब देखिए इसके अतिरिक्त जो अभिसारी प्लेट होती है, इसका मतलब होता है जब प्लेट एक दूसरे के सम्मुख आएगी,
सम्मुख आएगी, एक दूसरे से सम्मुख जाएगी तो इसके कारण धरती क्या है, हिलेगी और आपके भूकंपों की क्रिया बनेगी। समांतर होता है कि जब ये प्लेटें एक दूसरे की समांतर क्रिया करें, इस तरीके से ऊपर नीचे हुए, तो इसके चलते भी आपकी क्या होगी, भूकंप की क्रियाएं होने लगेंगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि भूकंप हम किसको कहेंगे कि पृथ्वी पर होने वाले आकस्मिक कंपनों को, पृथ्वी पर होने वाले आकस्मिक कंपनों को हम भूकंप कहते हैं। पृथ्वी पर होने वाले आकस्मिक कंपनों को, या कहिए पृथ्वी का अचानक हिलना ही क्या कहलाता है, भूकंप। तो देखिए यहाँ से देखना है हमको, ये जो भूकंप आने के कारण हो गए, भूकंप क्या होता है, तो यहाँ देखना है। देखिए ये जो भूकंप है, इसकी जो जानकारी हमको प्राप्त होती है, वो जानकारी होती है, भूकंप की जो जानकारी प्राप्त होती है, तो जानकारी का जो यंत्र होता है, उस यंत्र को बोलते हैं हम सीस्मोग्राफी। सीस्मोग्राफी यंत्र, इस यंत्र के द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये भूकंप आने वाले हैं। जबकि भूकंपों के अध्ययन को बोलते हैं सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी बोलते हैं भूकंप के अध्ययन को, वह विज्ञान जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। जबकि भूकंपीय जानकारी दी जाती है, उसको बोलते हैं सीस्मोग्राफी यंत्र। इसके साथ ही ये जो भूकंप की तीव्रता है, तीव्रता को मापन की इकाई, तीव्रता के मापन की इकाई, या कह सकते हैं स्केल, जो इसकी तीव्रता है, कितनी गति से भूकंप आए, उस स्केल का नाम होता है रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल, ठीक है। ये जो रेक्टर स्केल है, क्यूरी स्केल है, फेरस स्केल है, ये सब आपके क्या है, भूकंप को जानकारी देने वाले या भूकंप की तीव्रता को सही आकलन करने वाले स्केल है। लेकिन ये उनमें सबसे सर्वमान्य रेक्टर स्केल, ये अपना आंकड़ा सटीक देता है। इसमें जो मानक होता है वो होता है 0 से लेके 10 तक। ये जो पैमाना है, इसमें 0 से लेके 10 तक अंक होते हैं। प्रति पहला अक्षर अगले अक्षर से क्या है, दोगुना कम कार्य करता है, या कहिए पहले से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो यहाँ इससे दोगुना बल उसका अधिक लगेगा। इसके बाद देखते हैं हमको, देखिए जब ये जो भूकंप की स्थिति बनती है, कह सकते हैं कि जब भूकंप आने की संभावना होती है, तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस के बादल छा जाते हैं। रेडॉन, जैसे ही जहां पर भी भूकंप आने की संभावना होती है, वहां भूकंप आने से पहले ही रेडॉन गैस के बादल छा जाती है, जिससे पता चलता है कि इन क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना है। यहाँ से देखिए, इसके द्वारा पता लगता है कि इन क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना है। तो देखिए यहाँ से देखना है हमको, अपनी पृथ्वी है इस तरीके से, ये वो केंद्र होता है जहां से भूकंपों की लहरों का निर्माण होता है, या तो ये भूकंप उत्पन्न होते हैं। और ये देखिए धरातल है ये, तो यहां से देखिए जहां से भूकंप उत्पन्न होते हैं उस केंद्र को बोलते हैं हम भूकंप मूल, या कहेंगे भूकंप केंद्र। वह स्थान जहां से भूकंपों का निर्माण होता है, उस बिंदु को बोलते हैं भूकंप मूल या भूकंप केंद्र। अब देखिए, अब यहाँ ये जो केंद्र है जहां से भूकंपों की उत्पत्ति की रचना हुई, कहेंगे यहाँ से भूकंपों का निर्माण हुआ, या कहेंगे भूकंप की तरंगें होती हैं यहाँ से प्रारंभ हुई। इस तरीके से तरंगें चलना प्रारंभ होगी। अब देखिए जैसे ये तरंग है वो धरातल पर सबसे पहले महसूस होती है, ये जो धरातल है
यहाँ जो सबसे पहले महसूस होगी उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंप का आवाज होता है उस बिंदु को बोलते हैं अधिकेंद्र, जबकि जहां से भूकंपों का निर्माण होता है उसको बोलते हैं भूकंप मूल। अब यहाँ से इस तरीके से धीरे धीरे ये तरंगें पूरे धरातल को ऐसे प्रभावित करेंगी, इस तरीके से धरातल को प्रभावित करेंगे, सभी क्षेत्रों में क्या आएगा, भूकंप की यहाँ से स्थिति बनेगी। तो यहाँ से देखना है, हमने देखा कि भूकंप क्या है, अधिकेंद्र क्या है, भूकंप मूल क्या होते हैं। अब देखना है ये जो भूकंप की तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। भूकंप की तरंगें, देखिए ये जो भूकंप मूल होता है जहां से भूकंपों का निर्माण होता है उस केंद्र से 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंगों को प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। इन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं, जबकि ये जो होती हैं एस तरंगें, इन तरंगों को गौण तरंग, गौण या अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। और ये जो है इनको बोलते हैं धरातलीय तरंगें। धरातलीय तरंगें यहाँ से देखना है तो भूकंप की तरंगें होती है पी, एस और एल। देखिए इनकी आकृति भी इसी तरीके से होती है, ऐसे पी तरंग इस तरीके से, अंग्रेजी का पी, फिर एस, फिर एल, इस तरीके से तरंगें चलती हैं पी, एस और एल। इनकी देखो अपनी अपनी विशेषता होती है। ये जो पी तरंगें वो तरंगें होती हैं जो ठोस प्लस द्रव दोनों में विचरण कर सकती हैं, दोनों में जा सकती हैं, या कहिए ये वो तरंगें होती हैं जो पृथ्वी को केंद्र को भी पार कर जाती हैं, केंद्र को भी पार करने वाली तरंगें होती हैं, वो होती हैं पी तरंगें। इसके विपरीत एस तरंगें केवल ठोस में ही चल सकती हैं, ये द्रव में समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। द्रव अवस्था में या कहिए जो ये ध्रुवण मंडल है या जो मैग्मा भंडार है यहाँ पे नहीं पहुंच पाती, केवल ये ठोस माध्यम में ही प्रवेश करती हैं। जब जो धरातलीय तरंगें होती हैं ये केवल धरातल पर विचरण करने वाली तरंगें होती हैं, केवल धरातल को ही प्रभावित करती हैं। ये तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं, विनाशकारी सबसे घातक होती हैं एल तरंगें। यहाँ देखिए जो धरातल पर है पी तरंगें आती हैं 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, जो हमने देखा था अभी भूकंप मूल था जहाँ से ये प्रारंभ होती हैं, वहाँ से इनकी गति होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्राथमिक या पी तरंगें चलती हैं। इसके साथ ही ये वाली तरंगें इनकी गति होती है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि ये रहती है आपकी 2.5 से 3 पर 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये चलती हैं लंबवत या धरातलीय तरंगें। धरातलीय तरंगें धरातल को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। इसके साथ ये क्लास समाप्त होती है।